सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अदम्य द अनकॉन्करेबल की जो पूरी टीम है उनका बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भक्ति शर्मा है और मैं बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत की सरपंच हूँ। पराग जी का से बहुत समय से एक संपर्क था और अदम्य के बारे में सुनते रहते थे, तो आज एक लाइव सेशन के बारे में प्लान करा है। थोड़ा समय से 2-3 मिनट देरी पे हैं। अदम्य ने कहा कि एक सेशन लेना है पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वुमेन इन लीडरशिप एंड इकोनॉमी के ऊपर। बहुत ही एक पेचीदा किस्म का टॉपिक है ये। पेचीदा शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं है, तो सच कोई मुझे बहुत आइडिया हो इकोनॉमिक्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हमेशा से एक टफ रहा है। बट क्योंकि अब 5 साल हो चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करते करते, जब पराग जी ने टॉपिक दिया तो मैंने इसे इसलिए भी लिया कि इसके 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे किसी टॉपिक पे किसी विषय पे बात नहीं करी थी जिसमें इकोनॉमी जुड़ी हो ग्रामीण क्षेत्र की, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नया टॉपिक था। और दूसरा ये है कि जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम शायद कुछ ऐसे पहलुओं को टच करेंगे या ऐसी चीज़ों के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे जिनके ऊपर शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब मैं इस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैंने सर्वेस पे ध्यान दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो मुझे कभी लगता था कि ऐसा भी हो सकता है। शायद हमारे देश की इकोनॉमी का ये भी एक अनटच्ड हिस्सा है जिसको आज हम शायद डिस्कस करने वाले हैं। शिवेंदु जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए हैं। तो जो टॉपिक है मेरा वो है लीडरशिप और इकोनॉमी पे, तो फोकस मेरा ज़्यादातर पूरा इकोनॉमी पे रहेगा। और जब तक हम लीडरशिप के टॉपिक पर आएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ पुट ऑन करेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं रखूँगी, एक बहुत छोटा सा 20 से 25 मिनट का सेशन एंड कुछ क्वेश्चंस। अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस आए उनको मुझे लगा मुझे टच करना है तो मैं उसी समय उनको टच कर लूँगी। शुरू करते हैं। क्योंकि अच्छा, मैं सीरियसली अगर कोई भी थोड़ी सी गलती हो तो भूल चूक माफ़ करेगा, मगर क्योंकि कुछ खरी खोटी बातें जब आती हैं तो हमें लगता है अच्छा ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई पॉइंट है, ये भी कोई हिस्सा है, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जब पार्टिसिपेशन की बात आती है इकोनॉमी में, तो चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, हमारे देश में स्थिति अभी इतनी बेहतर या इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं जो मुख्य 3-4 बिंदु हैं जिनके ऊपर मैं फोकस करूँगी, उसमें से पहला है कि पहला तो ये है कि पार्टिसिपेशन कितना है। दूसरा ये है कि क्या इससे बेहतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, और सरकार से बढ़कर हम लोग एज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी सर्वेज अभी तक देखे, चाहे एनएसएस के हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वेज हों, चाहे WHO के हों, चाहे यूनेस्को के हों, चाहे UN विमेन के हों, किसी भी सर्वे ने महिलाओं की स्थिति, उनका पार्टिसिपेशन हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत ही ख़राब बताया है। मतलब ये तो मैं शायद कह ही नहीं पाऊँगी कि नहीं, बहुत अच्छा बताया है। कुछ प्रश्न मुझे शायद व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, तो उन पे भी मैं फोकस करती जाऊंगी। पराग जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है तो उसको मैं बाद में लूँगी क्योंकि वो लीडरशिप के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े भी आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं तो आपको लगेगा ये बहुत बोरिंग है, बट आंकड़े ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ 30-40 सेकेंड्स के आंकड़े हैं जो आपको कुछ चीज़ों से रूबरू करवाएंगी। तो एनएसएस का एक बहुत, जो हमारे नेशनल, हमारी जो सर्वे हमारे देश की, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है। उस सर्वे में एक बात रखी गई
वो ये थी, यहाँ पे एक शब्द आए हैं दो इम्पॉर्टेंट। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, दैट इज़ LFPR, और दूसरा उन्होंने वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो बताया है। तो शुरू करते हैं। तो उन्होंने ये बताया, इस इकनॉमी के जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में 1993 और 2011 की सर्वे में हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि पर 1000 मेल में 1993 में हमारे देश में 330 महिलाएं थीं जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थीं, जो 2011 में गिर के 253 हो गया। इसके साथ साथ एक और सर्वे है, उसमें उन्होंने ये कहा कि 2005 में 32.17% हमारे देश की ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं थीं वो लेबर में काम कर रही थी एज लेबर फोर्सेस, जो 2019 में कम होते होते 23.41% हो गए। और मतलब इसका ये मोटा मोटा अर्थ ये है कि ये स्थिति तो गिरी है। अब ये स्थिति क्यों गिरी है, हम सीधे इस टॉपिक पर आते हैं कि क्या महत्वपूर्ण वजहें हैं। जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो हमारी देश की GDP में क्यों नहीं काम करना चाहती, मतलब उनका क्यों कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या वो बाहर क्यों नहीं काम करना चाहती। मैंने जितने भी सर्वेज बताए उन सर्वेज में एक एग्रीकल्चर का सर्वे था, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने ये बताया कि हमारे देश में पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ। ये सबसे पहला जो मुझे एक वजह लगी। तो ऑब्वियसली जो पहले परिवारों की जो ज़मीनें होती थी वो कम होती गई क्योंकि उनका बंटवारा हुआ। तो मूलतः ऑन एन एवरेज 1.2 हेक्टेयर लैंड एक किसान के खाते में आता था, जो कम होकर 1.15 हेक्टेयर हो गया। चलो, एक तो ये होगा कि एग्रीकल्चर लैंड कम हो गया एक परिवार के पास। उससे ज़्यादा दुखद स्थिति ये हो गई कि इस एग्रीकल्चर लैंड का कमर्शलाइजेशन हो गया। ड्रिल मशीन्स आ गई, हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, सोइंग मशीन्स आ गई। तो जो भी काम पहले वर्क फोर्स या लेबर या घर की महिलाएं करती थी, अब वो कौन करने लगे, वो मशीन्स करने लग गई। तो पूरा का पूरा इसको एक उन्होंने मेल डोमिनेंट साबित कर दिया। अच्छा, जब भी मैं शब्द मेल डोमिनेंट कहूँ तो कोई ये ना समझे कि मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, बट ये सब सर्वे की बातें हैं। फिर दूसरा इन्होंने एक और चीज़ बताई कि एक तो हुआ कि परिवार में ये जो ज़मीन है ये भी कम हुई, और दूसरा कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का हो गया इन छोटी छोटी मैकेनाइजेशन की वजह से। अब कमर्शलाइजेशन होने से भी महिलाओं को ये कहा गया कि अब आपकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि आप लोग आके खेती बाड़ी संभालें। ये तो अब धीरे धीरे उसको पुरुष प्रधान कर दिया गया। और ये 1995 से लेके अभी 2020 तक ये कमर्शलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ। इसका प्रमाण मैं इसलिए भी दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर परिवार से आती हूँ। हमारी परिवार की 3 जनरेशन्स खेतीबाड़ी में हैं, तो मैं उस चीज़ को भली भांति देख भी पा रही हूँ। और आसपास के जब मैं किसानों से बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेशंस करते हैं, तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि जहाँ पहले फिर भी महिलाएं थोड़ा पति के साथ या अपने ससुर के साथ कहीं जाती थी खेतों में छोटे छोटे काम करने के लिए, उनका एक थोड़ा बैक हो गया और वो घरों तक सीमित रह गई। इन दोनों के बाद एक तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये आया, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महिलाओं ने सोचा कि हमको पेड वर्कर बन के कार्य करना है। पेड वर्कर कार्य करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आई कि कार्य महिला करती थी और उस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स नहीं थे कि सीधे खाते में पैसा नहीं आता था, तो पुरुष का नाम लिख के महिलाएं जो हैं वो काम करती थी। तो कितनी बार वो अनरिकग्नाइज्ड चली गई। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मुझे भी थोड़ा समय लगा इसको पचाने में, बट क्योंकि जब मैंने उसके बीनीथ द लाइंस जब मैंने देखा तो मुझे इस बारे में एहसास हुआ कि हाँ, कि क्योंकि पहले तो महिलाओं के खाते में पैसा तो आता नहीं था, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको वो काम करते हुए भी ना करने के तरीके से उनको सामने लेकर आया गया। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। चौथा मुद्दा जो बड़ा मज़ेदार है वो कहीं ना कहीं से अच्छा है। चौथा मुद्दा कि क्यों महिलाएं कम नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 सालों में एजुकेशन पे बहुत फोकस हुआ है। तो जब हम लेबर की बात करते थे तो लेबर का अर्थ होता था कि 15 साल से शुरू होता था, ये लेबर का पूरा लॉट था। अब 15 साल के बच्चे को तो राइट टू एजुकेशन मिल गया,
तो ये जो लड़कियां थीं जो पहले कभी अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ जाया करती थी किसानी करने, इनका जाना बंद हो गया। ये एक ज़रूर मज़ेदार चीज़ हुई कि वो 3 साल जो उनका 15, 16, 17 ये वाला जो पूरा लॉट है, ये लोग अपना 10th, 11th, 12th करने में चली गई। एजुकेशन स्थिति बेहतर हुई और इस बेहतरी का एक बहुत अच्छा सेंसस हमें ये सामने आया कि जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां कॉलेज जाके पढ़ाई कर रही हैं, उनको उनमें से 28.1% जो लड़कियां हैं उनको जॉब मिली है। तो ये मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बेहतर स्थिति हो गई। मगर इसमें दुख इस बात का है कि इन महिलाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्र में या आसपास के क्लस्टर्स में जॉब ना मिलके इनको जॉब मिली कहाँ पे? इनको जॉब मिली थोड़ा शहरों की तरफ बढ़ते हुए। तो ये एक माइग्रेशन की समस्या को साथ लेके चल रहा था। तो ये कुछ 4 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और 5वां एक फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मनरेगा, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं मनरेगा। उसमें महिलाओं को ऐसा लगा कि अब हमें अनपेड काम नहीं करना और हमें रिकॉग्नाइज होना है, तो भले ही हमें कम पैसा मिले मगर हमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। विद 100 डेज़ का जो हम काम करेंगे, जिसको आगे बढ़ा दिया गया, तो उससे हमें कम से कम एक रिकॉग्निशन मिलेगा, जिसको ऑब्वियसली अब सरकार जिसमें जॉब कार्ड्स के ऊपर काम कर रही है और छोटी छोटी कुछ कुछ विषयों को उठा रही है। तो ये बहरहाल एक मोटी मोटी स्थिति है। अब इस स्थिति के बहुत नफ़ा नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि हमें देखने में ये आया कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल भी हमारे देश की जो स्थिति है वो टॉप बॉटम, मतलब बॉटम 10 में आती है, बॉटम 15 में आती है महिलाओं के काम करने के लिए। ये मतलब कुछ बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेट से भी थोड़ी ख़राब है। हालांकि सरकार इस पर सोच रही है, विचार रही है, मगर अभी भी वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही कि क्यों महिलाएं इतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। बहुत रिसेंटली डेलॉयट ने एक सर्वे करा जिस विषय पे मैंने अभी 1 हफ्ते पहले भी बात करी थी जब लीडरशिप पे बात आई। तो डेलॉयट का सर्वे ऐसा कहता है कि अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की अगर हम बात करें कि हमें उसको 4th स्टेज पे लेकर आना है, तो उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि कम से कम महिलाओं के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। 80% महिलाएं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या है जिनके पास, सॉरी, उसमें से 50% महिलाओं के पास नेट नहीं है। अगर ये नेट ही नेट महिलाओं को मिल जाए तो उससे टेलीकॉम इंडस्ट्री में $17 बिलियन जो हैं वो हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। बहुत छोटी सी एक बात है। और अगर महिलाओं के हाथ में फ़ोन आता है तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगी जो शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करूं, मंडीज़ की बात करूं, छोटी बड़ी किसी भी चीज़ की बात करूं, तो उस समय पे एक मोबाइल फ़ोन तो एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो महिलाओं के पास कम से कम होनी चाहिए। अब इसको सुधारा कैसे जाए इस स्थिति को? इस स्थिति की सुधारने से पहले हम ये भी बात करें कि ये स्थिति के लिए जो जितने भी हम टॉप CEO से बात करते हैं या जो भी हम सर्वेस देखते हैं, तो उनमें ये बताया गया है कि हमारे देश में महिलाएं क्यों ये काम नहीं कर पाती। उसके 2 मेजर फैक्टर्स बताए हैं कि क्यों महिलाएं एजुकेशन अगर उनको मिलती है तो वो ठीक से उस पर फोकस नहीं कर पाती, सरकार फ्री एजुकेशन देती है तब भी हम नहीं कर पाते काम, या अगर वो पढ़ लेती हैं तो वो क्यों बाहर नहीं जा पाती। तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे देश के, और दूसरा है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। हालांकि मैं विषयों पर बात नहीं करना चाहती, मगर सर्वेज ऐसा कहते हैं तो मुझे इस पर बात ज़रूर करनी पड़ेगी। सोशो कल्चरल फैक्टर्स ऐसा कहते हैं कि जो महिलाएं पढ़ लेती हैं फिर उनको ऐसा लगता है कि क्या हमें बाहर जाके कार्य करने की, हमें कम पे वाले कार्य करने की आवश्यकता है या नहीं है। पहला ये, तो जब तक उनकी शादी नहीं होती अगर वो काम करते हैं तो शादी के बाद उन पे इतने रिस्ट्रेंट्स लगा दिए जाते हैं कि वो काम नहीं करना चाहती। मिनिमल जॉब्स में वो शादी के बाद आना नहीं चाहती। अच्छी जॉब्स क्योंकि एजुकेशन उस तरह की नहीं होती कि उनको मिल पाए। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो कॉलेज की पढ़ाई तो कर लेती हैं मगर ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत होती है, और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जो भी हैं वो शहर से बहुत बाहर, शहर के पास हैं, गांव से बहुत दूर हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाएं काम नहीं कर पाती। एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको कहा गया है TTH, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक टॉयलेट्स और पब्लिक विमेन हॉस्टल्स, TTH, इसके ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ। और इसको मैं खुद भी समझती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। तो और जब हम देखते हैं कि हाँ सच में ग्रामीण क्षेत्र से जो बसेस आती हैं उनका रेशियो बहुत कम है। आप सब बिलीव करेंगे 38% 2012 में, मतलब इतना हमारे बस सर्विसेज तक कभी कभी ऐसे गाँव में 38% मात्र गांव थे जहां तक बस सर्विसेज अलाउड थी। और हमारे देश में 2012 में 69% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे। और ऐसी स्थिति में अगर बस सर्विसेज तक हम वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे तो ये एक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत विचार और विमर्श करने की स्थिति है। तो और स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बार पुरुष भी ऐसा सोचते हैं कि क्यों महिलाएं बाहर जाके काम करें। पुरुष प्रधान एक देश है जहाँ पे महिलाएं बाहर जाके काम करेंगी तो उनको उनके लिए एब्यूज़, हैरेसमेंट, हर समय अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूफ करना, ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कहीं ना कहीं, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे आने से रोका। जब मैं बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ का जब मैंने जिक्र करा और ये कहा कि उससे हमें एक फ़ायदा हुआ कि हमारे बच्चे पढ़ने लगे, मगर हम उस एजुकेशन के साथ साथ हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स स्कूल्स में जो ना शुरू कर पाए, वो हमारे लिए एक बहुत दिक्कत की स्थिति हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो गई। अब हम आते हैं कि शहर जो हमारे गवर्नमेंट है वो क्या क्या मतलब मेन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। अगर मैं पिछले 7-8 साल से देखूं तो सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी काम नहीं हुआ, क्योंकि NRLM दैट इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और SRLM स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये एक काबिल तारीफ़ काम ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है। अगर मैं सिर्फ SRLM हमारे भोपाल और आसपास के ज़िलों की बात करूं तो 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं आज लाइवलीहुड मिशन से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अकेले भोपाल और आसपास के जो हमारे ज़िले हैं उसमें जुड़ी हुई हैं और वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये तो इसका ये अर्थ है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें दिक्कत नहीं है, हम ही महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे आने नहीं दे रहे। 2-3 सरकार की योजनाएं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें से एक स्किल इंडिया मिशन है। एक महिलाएं हाट ये शुरू हुआ था कि जो भी महिलाएं क्राफ्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट का, जरी जरदोजी इन कामों में बहुत बेहतर हैं, उनको छोटे छोटे माइक्रो लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस को ग्रामीण क्षेत्र में इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो ये एक सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल थी और महिलाओं ने अपने आप को इस्टेब्लिश भी करा इसके अंदर। मेरी खुद की पंचायत में करीबन 18 महिलाओं ने छोटे छोटे लोन्स लिए, जिसमें मूलतः उन्होंने ट्रेनिंग करवाई अपनी, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने बाकी सब सेंटर्स खोले जिसमें महिलाओं की उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग कराई। मेरी खुद की पंचायत में करीबन 3 से 4 अभी सेंटर्स हैं, 2 बड़े सेंटर्स हैं और 2 छोटे सब सेंटर्स हैं जिसमें काम कर रहे हैं। एक महिला शक्ति केंद्र है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार ने फोकस दिया, क्योंकि महिला शक्ति केंद्र सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा था, महिला शक्ति केंद्र बात कर रहा था डिजिटल लिटरेसी की, हेल्थ की प्रॉब्लम्स और न्यूट्रिशन और इन सबको कैसे हम धीरे धीरे करके फोकस आउट कर पाएंगे। तीसरा एक स्टेप है STEP दैट इज़ सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर वुमेन। जो भी महिलाएँ 16 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, जो बच्चे हैं जो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग मिले, वो कैसे उसको फोकस आउट करें, उसके लिए सरकार ने स्टेप का एक जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करा। अब इसमें ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए, इसके अलावा हमारे देश में क्या नया हो सकता है और क्या हो रहा है, एक हम इसके ऊपर 2 मिनट का छोटा सा फोकस कर लें। हमारे देश में सरकार अगर आंगनवाड़ीज़ पे और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे फोकस करे, क्योंकि अकेले पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में करीबन 2.4 मिलियन वर्कर्स की ज़रूरत हमारे देश में अकेले पड़ती है, और आंगनवाड़ी में क्लोज टू 3 मिलियन, मतलब 5.25 लाख महिलाओं की आवश्यकता अकेले हमारे देश में आंगनवाड़ी और हेल्थ सेंटर्स पे होती है। अगर हम लोग इस फोकस को थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ा पाएँ तो हम महिलाओं की को एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं की हेल्थ, बच्चों का न्यूट्रिशन, काउंसलिंग सेशंस पे, हेल्थ पे, हाइजीन पे, इस पे मात्र 6 लाख लोगों की हेल्प से ही हम इतने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस आउट हमारा देश जो है वो कर पाएगा, जिससे महिला बाल विकास मंत्रालय और हेल्थ सेक्टर में
मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ पाएगी, क्योंकि सर्विसेज बेटर हो जाएंगी। दूसरा एक है कि स्कूल्स, हमारे देश में जो स्कूल सिस्टम है कि टीचर्स पर टीचर विद स्टूडेंट्स, वो जो एक रेशियो है वो बहुत ही पुअर है। और प्लस जो टीचर्स हैं उनको मतलब अतः काम दिए जाते हैं, मतलब हमारे टीचर्स BLO बनते हैं, हमारे टीचर्स को स्कूल में पढ़ाने के अलावा उनके पास 50 और काम होते हैं। अगर सर्वेस करने हैं तो स्कूल के टीचर्स काम करेंगे। तो मतलब मुझे भी कभी कभी इतनी हैरानगी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि मेरे खुद के पंचायत का जो स्कूल है वहाँ पे टीचर्स कभी कभी 20-20 दिन जो है वो क्लासेस नहीं ले पाते। अगर हम थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के ऊपर अगर हम फोकस कर पाएँ तो उससे हमारे पास बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो B.Ed की तैयारी करके और ऐसी कुछ परीक्षाएं देके, अगर वो भले ही हम उनको कहते हैं ना कि वो व्हाट डू कॉल दोस इंटर्न टीचर्स जो होते हैं, अगर हम उसके ऊपर भी फोकस करें तो वो भी कहीं ना कहीं एटलीस्ट थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद कर सकता है। और प्लस उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होगा। सरकार को एक तीसरा फोकस ये करना चाहिए कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी क्लस्टर्स हैं वो शहर के बिल्कुल एक किसी तरफ में होते हैं और सारा का सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वहीं फोकस रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल सेल्फ रिलायंट अपने गाँव को बनाना चाहते हैं और हम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स डेवलप करें तो ये लोग डेली वेज वर्कर्स के तौर पे हमारी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो सकती हैं। और आज के संदर्भ में स्पेशली कोविड-19 के इस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के माइग्रेंट वर्कर्स को छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटी छोटी दिक्कत क्या थी, क्योंकि वो उनकी खुद के ग्रामीण क्षेत्र में उनके पास कोई बेटर फैसिलिटीज़ नहीं थी। दैट्स द रीज़न दे थॉट कि नहीं, हमको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें गुजरात जाना चाहिए, महाराष्ट्र जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, आज उस वजह से हमें जो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे हमारे भाई बहन हमारे देश के हज़ार किलोमीटर लिटरली नंगे पैर चल के अपने बस गांव, एक बार कहते हैं ना अपनी मातृभूमि में वापस जाना चाहते हैं। इस बात को याद करते ही मतलब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं कि आप सोचिए 1000 किलोमीटर कोई चल रहा है, उस पर क्या स्थिति होगी ऐसे व्यक्ति की। अगर यही क्लस्टर्स के ऊपर सरकार आज भी फोकस करती है, आज भी अगर हम इनके ऊपर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि हम आने वाले 5 से 10 सालों में इन वर्कर्स को इन्हीं की जगहों पे स्थापित कर सकते हैं और जिसके लिए लेबर को एक सम्मान और एक लाइफ विद डिग्निटी जीने का अधिकार प्राप्त करवा पाएंगे हम। ये 3 चीज़ें हैं। चौथा एक मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और ऐसे चीज़ जो है वो सिर्फ सिलाई पे ही फोकस ना रह के हम उनको फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत फोकस कर सकते हैं, हम हैंडीक्राफ्ट पे फोकस कर सकते हैं। देखिए सरकार वोकल से लोकल की इतनी ज़्यादा बात कर रही है और सच में मुझे लगता है कि हमें हमारे देश का जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो बहुत ज़्यादा खो गया है। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर पाएँ और महिलाओं को इन छोटी छोटी चीज़ों में इंगेज कर पाएँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे NGOs क्राफ्ट्समैनशिप को डेवलप कर रहे हैं, आर्टिशंस को डेवलप कर रहे हैं। अब इनको प्रॉपरली अगर हम डेवलप करके इनको ढंग का मार्केट अपने ही कंट्री में अवेलेबल करवा पाएँ तो मुझे लगता नहीं कि हमें आने वाले 5 से 6 सालों में चाइना के किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ग्राउंड से रिलेटेड हैं। ये सारी बातें मैं अभी तो रिमोटेस्ट एरिया की बात ही नहीं करी, क्योंकि मेरी खुद की पंचायत भोपाल के बहुत पास है, तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ जिनके ऊपर हमें मिल के यूनाइटेड वी स्टैंड, मतलब हमें मिल के प्रयास करना है कि हम इनमें कुछ अच्छा कर पाएँ। महिलाओं के लिए 1-2 आवश्यक चीज़ें जो मुझे लगी वो एक तो डेयरी फार्मिंग के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस अपना रख सकते हैं, पोल्ट्री पे रख सकते हैं, मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, और ऑर्गेनिक स्मॉल फार्मिंग पे अगर हम फोकस करें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में राइट तो आ ही चुका है कि महिलाओं को फादर की और दादाजी की प्रॉपर्टी में पूरा उनको एक इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार, हम ये नहीं कहेंगे काम नहीं कर रही, सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग एक साथ मिलके कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर एक फोकस होना चाहिए। मैं वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बार बार इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से बच्चे बहुत बार 10th के बाद 8th के बाद ड्रॉप आउट हो रहे थे, क्योंकि उनको सूखी सेवरियाँ, मतलब मेरी पंचायत के पास का जो स्कूल है वो करीबन 4 किलोमीटर है, वहाँ जाने के लिए उनको दिक्कत थी। फिर हमने उनको सोचा कि आपको हम क्रिस्प के थ्रू कुछ ट्रेनिंग्स करवा दें या आप ITIs में जाइए। हमको ITI की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर हम 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अपने एजुकेशन मॉड्यूल में
ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी कार्य हैं उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे खेती बाड़ी, फ्रूट्स उगाना, पेड़ों का कैसे संरक्षण करना है, CII के काउंसलिंग सेशंस, और छोटे मोटे डेयरी का काम, पोल्ट्री, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के ये लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों के अंदर इनकी मास्टरी करवा देते हैं तो 12वीं के बाद ये लोग लेबर के लिए नहीं जाएंगे, ये लोग अपने खुद के छोटे छोटे अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करके कुछ शायद अच्छा कर पाएँ। तो ये एक चीज़ है, मुझे लगता है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और TTH, दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक टॉयलेट्स, और तीसरा है कि हॉस्टल्स, क्योंकि अगर ये महिलाएं शहर में आके काम करना चाहती हैं तो इसके ऊपर हम क्या फोकस करें ये देखना चाहिए। सरकार की करीबन 8 से 9 ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अच्छे तरीके से काम करी, जिसके अंदर उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, इंटेंसिव चाइल्ड केयर के ऊपर बहुत फोकस दिया है, मैटरनिटी बेनिफिट्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि 26 वीक्स की उनको वीक का उनको एक ब्रेक मिलना चाहिए। तो इनको चीज़ों के ऊपर सरकार ज़रूर फोकस आउट कर रही है। ये जो समय लॉकडाउन का चल रहा है, इस समय किस तरीके से हम लोग मिल के सरकार को क्या आइडियाज़ दे सकते हैं और किस तरीके से कुछ नई पॉलिसीज़ ऐसी आएँ जिनको हम लॉकडाउन के बाद इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम फोकस आउट कर पाएँ कि हमारे देश की हम इकोनॉमी कैसे सुधारें। हालांकि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं, मगर अगर हम इतना ज़्यादा जेंडर के ऊपर सरकार तो ध्यान देगी, मगर अगर हम ही लोग इतना ज़्यादा जेंडर इनजस्टिस करेंगे, जेंडर पैरिटी पे बात करेंगे, तो हमें महिला सशक्तिकरण की फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें और व्याख्यान करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस आउट हमें सीरियसली करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जिन पे कुछ प्रश्न आए हैं जिनको हम देख लेते हैं। शुभम जी, दीदी अगर गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार जैसी योजना बनाई जाए तो क्या? मैंने आपसे कहा कि अगर हम कुछ ऐसी योजनाएं और एजुकेशन के कुछ ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स 1-1 साल के, 2 साल के या 6 महीने के, अगर हम उनको उनकी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये वाले जो 4-5 सालों में दें, तो ये एक मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा बूम होगा एजुकेशन सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्लस स्टार्टअप्स की दुनिया में। क्योंकि सारे स्टार्टअप्स को अब 30% जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन रह रही है, दैट इज़ इन द अर्बन एरियाज जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ फोकस करके हम कितना कर लेंगे, हमें उस पॉपुलेशन को भी देखना है जो अनटच्ड है। इसके बाद अभी तो हम रिमोटेस्ट एरियाज़ पे बात नहीं कर रहे, अभी तो हम ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी तो हम और भी ऐसे मतलब जो और हमारे सेक्टर्स हैं, अगर हम उनके ऊपर भी फोकस करें तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर ही। हमारी ह्यूमन रिसोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर हम सच में कुछ फोकस आउट कर सकते हैं। मतलब यूपी और बिहार जैसे प्रदेश जिनके पास लेबर अतः है, उनको तो अपनी लेबर को वहीं रख के उनसे इतना कार्य करवा लेना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स में उनका आने वाले समय में कोई तोड़ ही नहीं होगा। वहाँ के लोगों को महाराष्ट्र और गुजरात जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सेम केस में मध्य प्रदेश के साथ भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स हम देखेंगे कि ना ही केवल दिल्ली से आया, मगर गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, साउथ से आ रहा है। इनके ऊपर भी हम किस तरीके से आने वाले समय में लगाम कस के इनको अपने ही जगह पे स्थापित करके इनको हम नए यहाँ पे क्या योजनाओं के तहत कार्य करवा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें। आज मैं फोकस शब्द बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ। दीदी अगर हम महिलाओं को कृषि में लोन जैसे प्रावधान हो तो शुभम जी, सरकार तो कह रही है कि लोन्स लीजिए, और सरकार आप यकीन मानिए उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। पॉली हाउसेज जो महिलाएं यूज़ कर रही हैं उनको उस पर एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है। सो दिस इज़ समथिंग जिसपे हम आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिसपे सरकार काम कर रही है, बट थोड़ी सी अवेयरनेस की आवश्यकता है जो हमें देनी चाहिए। नमस्कार संजय जी, थैंक यू सो मच। मनु जी, दुर्गेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। ऋत्विक जी ने एक प्रश्न पूछा है, What was your personal experience when you entered the electoral politics? It would be good if you would share. Okay, ground challenges that you faced. Okay, हाँ जी, मैं लीडरशिप के ऊपर तो बिल्कुल ही बात करना भूल ही गई। तो ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि जब मुझे पिछले साल यूनाइटेड नेशंस जाने का मौका मिला था, तो वहाँ मुझे पता चला, एक प्रेजेंटेशन हमारी पंचायती राज की तरफ से हुआ था। वहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई कि करीबन 6 लाख महिलाएं जो हैं वो आज हमारे देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, स्पेशली 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी। 3rd टियर का मेरा अर्थ है कि पंचायती स्तर पे, जनपद स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे। तो ये कहना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा कि आज के समय में महिलाएं जो हैं वो अपनी लीडरशिप सही ढंग से दिखा रही हैं, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी, कुछ पिछले इलेक्शंस में एक बहुत अहम बात सामने आई। वो ये बात है
कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं उन महिलाओं को, उन्हीं की जो सहयोगी महिलाएं हैं वो कहती हैं कि आप ही अगर, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो सेक्रेटरी हैं उनकी, कि अगर आप ही लोग आगे चल के इलेक्शन लड़ें तो महिलाओं को एक वॉइस मिलेगी। और ऐसा देखने में कई पंचायतों में जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही थी उन्हीं महिलाओं ने चुनाव भी लड़ा और वो चुनाव जीती हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि महिलाएं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके, एजुकेशन सेक्टर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खुद पढ़ने के लिए, नए कार्य करने के लिए, और राजनीति में इन और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो लीडरशिप हमें इस समय हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है वो सच में काबिल तारीफ़ है। तो और इस सेक्टर में हमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत आराम से और सही ढंग से हो पा रहा है। तो लीडरशिप के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस समय महिलाएं बहुत धुआंधार तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं। एंड ऑब्वियसली 50% रिजर्वेशन जब से आया है 2014 के इलेक्शंस में ये देखने को मिला कि उससे पहले जो सरपंच पति, सरपंच बाप, सरपंच भाई, ये जो टर्म्स थे इनको धीरे धीरे करके क्रश डाउन किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं खुद समझ रही हैं कि अगर कुछ भी अच्छा होगा या बुरा होगा वो उन्हीं के सर पे आना है। तो इट्स बेटर कि वो खुद उसके ऊपर फोकस कर रही हैं। और मैं ऐसे एसडीएम्स को और ऐसे कलेक्टर्स और सीईओज को दाद देना चाहूँगी कि जब कोई सरपंच पति आके बैठता है ऑफिस में तो उनको कहते हैं कि आप सरपंच नहीं हैं और ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी नहीं, तो आप प्लीज़ बाहर जाइए और हमारी मीटिंग्स में महिलाएं जो प्रॉपर सरपंच है वही आके बैठेंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो 25 साल की कोई लड़की जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आती है तो उसके लिए एक ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। एंड ग्राउंड चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। एक तो है कि हमेशा ये प्रूव करना कि हाँ हम बेहतर हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, हमें इसलिए कम ना तोला जाए क्योंकि हम महिला हैं और दूसरा जो व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में है वो पुरुष है। एक ये चीज़। दूसरा एक्सेप्टेंस लेवल कि लड़की है तो ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उनका दैट कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन कि क्या ये वो जो सोच का एक उनका दायरा जो सीमित है जिससे वो बाहर नहीं आना चाहते, उसको तोड़कर, वो जो ग्लास सीलिंग जो कहते हैं ना, उसे तोड़कर उसके अंदर जाना और फिर अपने आप को प्रूव करना, ये भी कुछ दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मुझे लगा कि सबको समझ में आना चाहिए। और ग्राउंड चैलेंजेस तो हर दिन हमें फेस करने पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बस जब तक इलेक्शन लड़ रही थी तब तक हैं। 5 साल से कंटिन्यूस हर दिन, हर महीने, हर समय नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। सो वी कीप ऑन फेसिंग दैम। बट उससे एक बेस्ट पार्ट ये है दैट आई हैव बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इलेक्शंस कैसे काम करवाना है लोगों से, कैसे अपने आप को सबके सामने छोटा रख के, चीज़ों को समझ के और उनको भी समझ के, सिर्फ इसलिए मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी चीज़ों को उन पर थोपने का अधिकार नहीं है और मुझे उनसे भी बहुत सारे इनपुट्स लेने हैं। देश बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी अतः है। एक एसी कमरे में बैठ के कोई पॉलिसी मेकर अगर आज मुझसे ये कहे कि ऐसा होना चाहिए, तो जो चीज़ बरखेड़ी में पॉसिबल है ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से 10 किलोमीटर आगे दीवानगंज में पॉसिबल हो, उससे 40 किलोमीटर आगे विदिशा या सांची में पॉसिबल हो, या फिर मेरी पंचायत से 4 किलोमीटर दूर सूखी सेवनिया या उससे दूर चोपड़ा में या मुगालिया कोट में, इन जगहों पे हो। तो इतनी डाइवर्सिटी के साथ चीज़ों को कैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको सही ढंग से वहाँ पे फॉर्मुलेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है जिसके ऊपर हमने फोकस करा है। और हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि महिला लीडरशिप की बात है तो बताना चाहूँगी, महिलाओं को ग्राम सभाओं में लेकर आना थोड़ा सा एक टफ जॉब था। कैसे आम सभाएं कर करके उनको हमने कहा कि आप लोग प्लीज़ आइए ताकि हम लोग विचार विमर्श डिस्कशंस करें और उनके आइडियाज़ को किस क्रियान्वयन करना और उनके आइडियाज़ को आप कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम सभाओं में हमको उसको पास करवाना पड़ता है, तो उनको पास करवाना, ये कुछ ऐसे विषय थे जिससे हम भी स्ट्रॉन्ग हुए और आसपास की महिलाएं स्ट्रॉन्ग हुई। सो दिस वाज ओवरऑल एक 5 साल का एक बढ़िया एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ऋतिक जी।
साक्षी पवार जी पूछ रही हैं, आई एम हाउ फार रूरल अर्बन कनेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विलेजेस टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। साक्षी जी, लेट मी टेल यू, द रूरल अर्बन कनेक्ट इज़ वे इम्पॉर्टेंट। एक तो एजुकेशन पर्पज से हम लोग खुद अपनी पंचायत में अर्बन रूरल इंट्रैक्शंस करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस के एजुकेशन सेक्टर के लोग ग्रामीण क्षेत्र में आके ग्रामीण क्षेत्र को समझते हैं, हमारे रहन सहन को समझते हैं, और हमारे यहाँ पे किस तरीके से एडजस्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से लोगों का रहना है, उन चीज़ों को समझते हैं। और रूरल अर्बन कनेक्ट से हमें 2-4 चीज़ें ज़रूर सामने आएंगी कि आप देखें। पहली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास कैपिटल की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार लोन आराम से पास करती है, स्टार्टअप्स को अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। दूसरा ये है, हमें लेबर की कमी नहीं होगी। तीसरा, लैंड की कमी नहीं होगी। और अगर आपके पास सरपंच सपोर्टिव है या सेक्रेटरी सपोर्टिव है, तो आप सच में कुछ अच्छा एक नेगोशिएटिंग पावर में आके कुछ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। And yes, there are ample opportunities not to find job, but to be the leader and create job for these people. तो आपका फोकस ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि एजुकेशन सेक्टर जैसा फील्ड, वहाँ पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्राफ्टमैनशिप पे एक अच्छा काम कर सकते हैं, हम पॉली हाउस में एक अच्छा काम कर सकते हैं, हम NGO प्रिपेयर करके SHGs को उसके साथ क्यूमुलेट करके देश में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर फोकस कर सकते हैं। हाल ही में यहाँ इतने NGOs हमारे भोपाल में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से मास्क बनवा के, उनको सैनिटाइज करवा के मिनिमम रेट्स पे शहर में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर द पर्सन हु इज़ डूइंग इट, फॉर द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट। तो दोनों के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट येस, वी कैनॉट जस्ट कम ऑन टू एनी कंक्लूजन्स कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हम लुक अपॉन कर सकते हैं। भक्ति शर्मा जी, गांव में आर्थिक उन्नति की सीमांत छोटे किसानों का क्या मदद मिल सकती है स्थानीय शासन स्तर पर? क्या आपके पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं छोटे ग्रामीण? भाई साहब, छोटे ग्रामीण किसानों के लिए मुझे बेस्ट चीज़ जो आज तक लगी है, आप हैं न्यायिक पारदर्शिता मंच। सबसे बड़ी चीज़, महाराष्ट्र का एक मॉडल है ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव फार्मिंग का। मध्य प्रदेश में अगर हम इसको लागू कर सकते हैं और अगर हमने इसको 5 साल चला लिया, ट्रस्ट में, ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल हो जाएगा जिसके लिए शायद हम लोग सिर्फ सोचते होंगे। बिकॉज हम महाराष्ट्र को सिर्फ मुंबई और नासिक और नागपुर से ही देख सकते। आसपास के किसान जो हैं वहाँ छोटे किसान बहुत हैं, मूलतः 1 एकड़ से लेके 4 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ वाले। अगर हम भी इतना फोकस सिर्फ ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव फार्मिंग पे करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो जगहें हमारी छूट जाती हैं वो भी अगर उसमें जुड़ जाती हैं, और पानी की किस तरीके से उसमें बचत होती है और छोटी छोटी चीज़ों की कैसे बचत होती है, अगर ये लोग ग्रुप्स में इसके ऊपर काम करें, दैट विल क्रिएट वंडर्स। ट्रस्ट मी, वंडर्स क्रिएट होंगे। मैं ज़रूर इस विषय को बताना भूल गई, पर थैंक्स टू यू। और बेस्ट पार्ट ये कि अगर हम छोटे किसानी में महिलाओं को अगर उसमें और हम जोड़ लें अपने साथ, आप यकीन मानिए ये तो मतलब GDP को हिला के रख देगा। क्योंकि हम एक्सेप्ट करें स्टैक को कि 70% आज भी हम प्राइमरी हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैं, और जब हम बम्पर क्रॉप्स की बात करते हैं, जब हम कैश क्रॉप्स की बात करते हैं, तो छोटे किसान तो मुझे लगता है कि नई नई चीज़ों के अंदर भी फोकस कर सकते हैं। हम इस पे कैश क्रॉप्स हो गए, कैप्सिकम्स हो गई, लेट्यूसेस हो गए, मशरूम्स हो गए, कुकुम्बर, एक तो हम इन कैश क्रॉप्स पे प्लस ऑर्गेनिक सब्जियों पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोरिकल्चर है हम उस पर, हम इन तीनों का फोकस मिला के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसमें हमें क्योंकि छोटे किसान के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मगर सब मिलके अगर काम करेंगे तो हम ट्रांसपोर्टेशन को, लेबर को, इसको इक्वली डिवाइड कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन, एंड थैंक यू, क्योंकि मैं उस टॉपिक को भूल गई थी, आपने उसे ज़रूर लेकर आए। बिल्कुल देवेंद्र जी, मेरा कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेके आई एम वेरी वेरी श्योर एंड वेरी इनटू इट। कृष्णा रावल जी ने कहा प्राउड ऑफ यू लिटिल लीडर, थैंक यू सो मच। शोम जी ने कहा दीदी इसमें SHG का क्या रोल हो सकता है? भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तो बहुत सारे रोल हो सकते हैं, क्योंकि सरकार तो खुद कहती है कि मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे भी बनते हैं जिसमें SCs, ST, OBC इन सबको मिला के इनका मिश्रण करके होता है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हम SHGs के ऊपर फोकस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर भी हम एक शानदार काम कर सकते हैं। और सब जब महिलाएं साथ मिलकर काम करेंगी तो उसके बहुत सारी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप सामने हमारे आएंगे।
ललित शर्मा जी नमस्कार सर। ललित शर्मा जी की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, क्योंकि सर से मेरा परिचय करीबन 4 साल पुराना है। और सर तो खुद ग्रामीण क्षेत्र के मास्टर हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। सर आपने लिखा है विकेंद्रीकृत पंचायती राज ग्राम स्वराज के माध्यम से महिलाओं में 50% आरक्षण देकर ग्राम सभा को मजबूत किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो ही रहा है कि 50% जो हैं वो अभी भी महिलाएं हैं जो कुछ कुछ सेक्टर्स में काम कर रही हैं, स्पेशली रिजर्वेशन मिल रही है उनको। कुछ कुछ प्रश्न मेरे फेसबुक पे और मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, जिनके अंदर मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक्स को टच कर लिया है। बट ओवरऑल आई थिंक कि अगर हम एक रूरल अर्बन एक कनेक्ट करवा पाएँ, जिसमें शहर के जो हमारे IITs और IIMs के बच्चे वैसे भी सेल्फलेसली ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को अगर हम प्रॉपरली सही ढंग से पंचायतों में सर्वे करके, वहाँ रह के, वहाँ समझ के, वहाँ के लोगों को समझ कर, उनकी सोच को समझ के अगर हम कुछ अच्छा काम करें, तो हम इकोनॉमी में और वहाँ के नेतृत्व को विकसित करने में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप संजी, जब कोई मुझसे भी कहता है तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं आने वाली जनरेशन में अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ावा दे पा रही हूँ, अगर वो बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ पा रहे हैं, उनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, वो नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, तो हम यकीन मानें कि आने वाले समय में जो नेतृत्व रहेगा वो बहुत यंग बच्चों के हाथों में रहेगा। इससे देश को एक बड़ा विजन प्राप्त होगा, क्योंकि आज हम ग्लोबल लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। हमारे जो सपने हैं 2025 की GDP को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसमें हम 50% जो हमारी महिलाएं हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते। और हम ऐसा कुछ जेंडर का इतना डिस्क्रिमिनेशन करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बिल्कुल ही किसी को ऐसा छोड़ दें और एक्सपेक्ट करें कि नहीं हम लोग पूरा कर लेंगे, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोशियो कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स को पीछे छोड़ के अगर हम इन महिलाओं को सही ढंग से एजुकेट कर पाएँ, इनकी काउंसलिंग कर पाएँ और इनसे ज़्यादा इनके घरों के पुरुषों की काउंसलिंग कर पाएँ, तो वो एक अहम भूमिका हमारे देश को आगे बढ़ाने में लेकर आएगा। हम अपने आप को एक ग्लोबल लीडर, एक विश्व गुरु के तौर पे आने वाले समय में देखना चाहते हैं। और विश्व गुरु एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ, या कोई देश जो है वो सिर्फ किसी इकोनॉमी के दम पे नहीं बनता। उस देश का कल्चर, उस देश में महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं को दी जाने वाली रिस्पेक्ट, जेंडर जस्टिस पे अगर हम कार्य करें, तो मुझे लगता है कि हम उन आयामों को छू सकते हैं जिनके बारे में आज हम सिर्फ सोच रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सब मिलके ऐसा काम करें। मैं अदम्य को, जो अनकॉन्करेबल, इनका अर्थ यही है कि बिना जिसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, तो आपकी ऐसी सोच को सलाम कि आपने मुझे इनवाइट करा और एक ऐसा विषय जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब तो था, मगर मैंने कभी इस पर बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी, तो ऐसे विषय को मुझे रखने का इन्होंने मौका दिया, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। एंड बाकी सब प्रश्नों के लिए आप लोग मुझे फेसबुक पे, मेरे पेज पे या मेरी वॉल पे, कहीं पे भी आप लोग मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखें। इस कोविड-19 के दौर में हम लोग सोचें कि हम क्या नया, क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जय किसान, जय मध्य प्रदेश, जय भारत, वंदे मातरम।